श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। श्रोताओं, क्रिकेट का T20 विश्व कप चल रहा है। कार्यक्रम के पहले भाग में हम आपको सुनवाएंगे क्रिकेट विश्व कप का इतिहास। कार्यक्रम के दूसरे भाग में भेंट वार्ता के अंतर्गत भारतीय बैडमिंटन जूनियर टीम के भूतपूर्व कोच देवेंद्र कौशल से सुभाष खन्ना की बातचीत सुनाई जाएगी और तीसरे भाग में प्रसारण होगा साप्ताहिक खेल समाचारों का। आइए जानते हैं क्रिकेट विश्व कप का इतिहास। 1975 में ओडीआई का पहला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ जो 60 ओवरों का था। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया जिसमें भारतीय टीम भी शामिल हुई, लेकिन उस समय ओडीआई में अनुभवहीन थी। टीम के कप्तान थे वेंकट श्रीनिवास और प्रमुख खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, मोहिंदर अमरनाथ और बिशन सिंह बेदी। पहला मैच इंग्लैंड से हुआ जिसमें पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने उस समय का विशालकाय लक्ष्य दिया 335 रनों का। जवाब में भारतीय टीम ने 60 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। इसमें सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पर बिना किसी बाउंड्री के 36 रन बनाए, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। आगे भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और छठे नंबर पर रही। 1975 के वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद 1979 को अगला वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ, इसमें शामिल भारतीय टीम में कुछ बदलाव हुए। टीम में दिलीप वेंगसरकर, यशपाल शर्मा और टैलेंटेड कपिल देव ने भी ज्वाइन कर लिया था। कैप्टन वेंकट श्रीनिवास ही थे, जबकि उप कप्तान थे सुनील गावस्कर। इंडियन टीम के ग्रुप में शामिल वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, इन तीनों ही टीम से इंडिया की टीम बुरी तरह हारी और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। ये वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बुरी परफॉर्मेंस होने वाली थी। टीम इंडिया 7th पोजीशन पर रही। 1979 के वर्ल्ड कप को भी आक्रामक टीम वेस्ट इंडीज ने जीता। अब बारी आई 1983 के वर्ल्ड कप की। टीम की कप्तानी दी गई ऑलराउंडर कपिल देव को। अब टीम में श्रीकांत, ऑलराउंडर रवि शास्त्री और रोजर बिन्नी भी जुड़ गए थे। इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदल गया था। अब हर टीम अपने ग्रुप की टीमों से 2-2 बार भिड़ने वाली थी। इंडिया के ग्रुप में थी डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज, दिग्गज ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। इसी वजह से भारतीय टीम को ना तो कोई सीरियसली ले रहा था और ना ही कोई दावेदार मान रहा था। टीम का पहला मैच हुआ मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज से। हर कोई सोच रहा था कि वेस्ट इंडीज की घातक टीम भारतीय टीम को रौंद देगी। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 8 विकेट पर 262 रन बनाए। लक्ष्य के बचाव में रोजर बिन्नी और रवि शास्त्री ने 3-3 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज को 228 रनों पर रोका और भारत ने 34 रनों से मैच जीतकर दुनिया को अचंभित कर दिया। अगला मैच जिम्बाब्वे से जीता, लेकिन उसके बाद अगले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से हार गए। आगे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया से होने वाले दोनों मैच क्रूशियल थे। एक में भी हारे तो बाहर। जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग करते हुए इंडियन टीम ने 17 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था मैच इंडिया हार चुकी है। तभी क्रीज पर खेलने उतरे कपिल देव, जिनके हुनर को आज पूरी दुनिया देखने वाली थी। कपिल देव ने 16 चौकों और 6 छक्कों की मदद से अपने कैरियर की बेस्ट नॉक खेली और 175 रन बनाए। यह उस समय का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। भारत ने यह मैच जीता। उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, जहां फाइनल में सामने थी वेस्ट इंडीज। पहली बार इंडियन टीम फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में वेस्ट इंडीज की खतरनाक पेस बैटरी के सामने इंडिया सिर्फ 183 रन ही बना पाई। उम्मीदों के उलट मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ ने स्विंग बॉलिंग से 3-3 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज को 140 रनों पर समेटा और पहला विश्व कप खिताब जीता। इसके बाद भारत में क्रिकेट तेजी से फैला और युवाओं का क्रेज इस खेल की तरफ होने लगा, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे। 1987 का वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि इस बार ये इंग्लैंड से बाहर इंडिया और पाकिस्तान में खेला गया, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। दूसरा बदलाव ये हुआ कि 60 ओवरों के खेल को घटाकर 50 ओवरों का कर दिया गया। इस बार कई भारतीय लीजेंड जैसे मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ, सैयद किरमानी, यशपाल शर्मा रिटायर हो गए थे, जबकि सुनील गावस्कर का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, युवा टैलेंट सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली इस टीम में बॉल बॉयज थे।
कपिल देव कप्तान थे और कुछ नए खिलाड़ी जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, किरण मोरे, मोहम्मद अजहरुद्दीन इस टीम का हिस्सा थे। अपने ग्रुप मैचेस में 6 में से 5 मैच जीतकर भारत की टीम सेमीफाइनल में दमदार तरीके से पहुंची। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने अपने करियर की पहली सेंचुरी भी लगाई और इसी मैच में पहली हैट्रिक भी ली गई, जो भारतीय बॉलर चेतन शर्मा द्वारा ली गई। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया और इंडिया इस वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर रही। चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया। अब बारी आई 1992 के वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप में पहली बार व्हाइट जर्सी से बदलकर कलर्ड जर्सी का कॉन्सेप्ट आया। साथ में पहली बार डे एंड नाइट मैच कराए गए, जिससे खेल की लोकप्रियता बढ़ी। मेजबान थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारतीय टीम के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। साथ में अब टीम में सचिन तेंदुलकर की भी एंट्री हो गई थी। वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए, जिससे दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच रोमांच चरम पर था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन बनाए, जिसमें सचिन के महत्वपूर्ण 54 रन भी शामिल थे। बॉलिंग करते हुए सचिन ने आमिर सुहेल की विकेट भी ली और इस तरह इस पहले वर्ल्ड कप मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 43 रनों से हराया। सचिन मैन ऑफ द मैच बने और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच न हारने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि आगे जाकर इंडियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टॉप स्कोरर रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर। इस विश्व कप को पाकिस्तान ने जीता। 1996 का वर्ल्ड कप जो भारतीय उपमहाद्वीप में खेला गया, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की लोकप्रियता चरम पर थी। इंडिया के कैप्टन थे अजहरुद्दीन, साथ में सचिन, जडेजा, संजय मांजरेकर, सिद्धू, कांबली, अनिल कुंबले भी टीम में थे। इस बार भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में भारत ने जीत दर्ज की, जिससे पाकिस्तान में काफी खलबली मच गई। सेमीफाइनल में इंडिया श्रीलंका आमने सामने थे। इस मैच में एक काला अध्याय भी जुड़ा। सचिन के आउट होते ही सनत जयसूर्या और मुरलीधरन के सामने एक एक करके सारे भारतीय आउट होते गए। इंडियन पब्लिक काफी नाराज हो गई और मैदान में ही काफी जगह पोस्टर को आग लगाई गई। मैदान में बोतल फेंकी गई, जिसे देखकर मैच रेफरी ने मैच को रोक दिया और बाद में श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। फाइनल भी श्रीलंका ने ही जीता। सचिन वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर रहे। 1996 के बाद का जो समय आने वाला था, वो समय ऑस्ट्रेलिया का था। कंप्लीट डोमिनेंस, चाहे टेस्ट हो या वनडे, हर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहता। 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने होस्ट किया। इंडियन टीम में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ भी आ चुके थे। कप्तान लगातार तीसरी बार अजहरुद्दीन थे। केनिया के खिलाफ एक मैच में सचिन ने 140 रनों की शतकीय पारी खेली और पारी को अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित किया, जिनका निधन वर्ल्ड कप के मध्य में ही हुआ था। इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2003 के वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली कैप्टन थे। फाइनल इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया हुआ, जिसमें एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया जीती। 2007 के वर्ल्ड कप को होस्ट किया वेस्ट इंडीज ने। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर की संदिग्ध मृत्यु हुई, जिस पर उस समय काफी विवाद भी हुआ। श्रीलंका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और 2007 से ही शुरुआत हुई T20 वर्ल्ड कप की। रमन, आगे हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, उससे पहले जरा 2007 से आगे के ओडीआई वर्ल्ड कप को आप संक्षेप में बता दें। जी हाँ आसिफ, बिल्कुल। 2011 का वर्ल्ड कप जो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ, उसमें भारतीय टीम ने अपना दबदबा दिखाया। टीम में कई नए खिलाड़ी थे। विराट टीम का हिस्सा थे। श्रीलंका के खिलाफ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विजयी छक्का लगाया। कैंसर से जूझने वाले युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से हुआ। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता। 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में हुआ। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार वर्ल्ड कप जीता। तो ये था ओडीआई का अब तक का वर्ल्ड कप इतिहास। आसिफ, अब आप जरा T20 वर्ल्ड कप के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। धन्यवाद रमन। 2007 का T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला गया। इंडिया की पूरी टीम युवाओं से सजी हुई थी। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा इस टीम में थे। कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। इस टीम को किसी ने भी दावेदार नहीं माना था। फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस नए फॉर्मेट से तालमेल नहीं बिठा पाई। सांस रोक देने वाले फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहले T20 चैंपियन का टाइटल जीता।
2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। अगला वर्ल्ड कप 2011 में ना कराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को रिप्लेस करके 2010 में वेस्ट इंडीज में कराया गया। फाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया को निराशा मिली और इंग्लैंड विजेता बना। इस तरह अभी तक का पहला टाइटल इंडिया ने, दूसरा पाकिस्तान ने और तीसरा इंग्लैंड ने जीता। 2012 का वर्ल्ड कप श्रीलंका में हुआ, जिसे उस समय की अंडरडॉग वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को हराकर जीता। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने पूरी सीरीज में लंबे लंबे छक्के लगाए। 2014 में बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप हुआ। इसे 12 टीमों के बीच खेला गया। इंडिया अपने ग्रुप की टॉप स्कोरर रही, वहीं श्रीलंका अपने ग्रुप की। फाइनल शेरे बांग्ला स्टेडियम में हुआ। इंडिया ने विराट कोहली के 77 रनों की बदौलत 20 ओवर में 130 रन बनाए। जवाब में कुमार संगकारा ने 52 रनों की पारी खेलकर श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताया। कुमार संगकारा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। महिला जयवर्धने T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बने। ये जयवर्धने और संगकारा दोनों का आखिरी T20 मैच था। 2016 में ये कप इंडिया में हुआ, जहां वेस्टइंडीज ने एक बार फिर से सबको रौंदते हुए टाइटल जीता। वेस्टइंडीज 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी। 2018 का वर्ल्ड कप कुछ कारणों के चलते रद्द कर दिया गया। 2020 से 2022 तक कोविड का साया रहा, इसलिए 2021 में वर्ल्ड कप भारत की जगह UAE में आयोजित हुआ। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। वहीं 2022 में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड दूसरी ऐसी टीम बनी जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते। पिछला वर्ल्ड कप 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से हुआ। पहली बार कोई वर्ल्ड कप USA में हुआ था। फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग ली। 34 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद विराट कोहली ने अक्षर पटेल के साथ और फिर शिवम दुबे के साथ पार्टनरशिप की। विराट ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए और अफ्रीका को 176 रनों का टारगेट दिया। इस मैच में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी करी। अंतिम ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को उभरने ही नहीं दिया। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर डेविड मिलर का जादुई कैच पकड़ा और इस तरह इंडिया ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता। और अब सामने है 2026 का वर्ल्ड कप, जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है। श्रोताओं, अभी आपने क्रिकेट विश्व कप का इतिहास जाना, जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी रमनप्रीत सिंह ने आवाज़ दी थी। आइए अब सुनते हैं बैडमिंटन कोच देवेंद्र कौशल से सुभाष खन्ना की भेंट वार्ता। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा आपने पिछले वर्ष में भी और अभी कुछ महीनों में भी देखा कि भारत में बैडमिंटन में बहुत खिलाड़ी रहे, कई सफल खिलाड़ी रहे, कई पदक भी आए, पर भारत में कोचिंग की क्या संभावनाएं हैं, भारत में खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाता है बैडमिंटन के परिप्रेक्ष्य में, कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, भौगोलिक परिस्थितियां यदि भिन्न होती हैं तो क्या किया जाता है, ये ढेर सारी बातें आज हम श्री देवेंद्र कौशल से जानेंगे। और मैं दोस्तों आपका परिचय करा दूं कि श्री देवेंद्र कौशल जी सही के भूतपूर्व कोच रहे हैं। आप भारतीय बैडमिंटन जूनियर टीम के भी कोच रहे हैं और आपका विगत कई दशकों का बैडमिंटन का अनुभव है। बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। आप सर्वप्रथम संभावनाओं की बात करें, विगत कई वर्षों से, कई महीनों से बैडमिंटन में बहुत पदक आए, कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। भविष्य क्या है बैडमिंटन का? वर्तमान समय में बैडमिंटन का भविष्य तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी आपने शायद एक सूचना भी आई थी जी कि बैडमिंटन उस स्तर पे नहीं ग्लो कर रहा है जितना कि पिछले 8-10 सालों में किया है। चिराग शेट्टी और संकेत रेड्डी जो हैं डबल्स के जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग जोड़ी रही है, वो भी इधर अपनी सफलता को उस तेजी से रिपीट नहीं कर पा रही है। बीच में कुछ सफलताएं मिलती है और उसके बाद वो एकदम से सफलताएं गायब हो जाती है। जी जी, वो जो स्टैग्नेशन हमारे बीच में आ रहा है और पीछे हमारे बैकअप नहीं है खिलाड़ियों का। हम एक पेयर के ऊपर ही बेस करके चल रहे हैं, नीचे ये नहीं है कि चाइना, इंडोनेशिया और कोरिया की तरह हमारे पास सीरीज ऑफ प्लेयर्स जी 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 जी। अब जो बच्चे नए आ रहे हैं वो कैसे ग्रूम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग मिल रही, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? एक कोच जो मैंने अनुभव किया, जब हम लोग ट्रेनिंग कराते थे तो हमारा मन बिना कस के मेहनत किए मानता नहीं था, क्योंकि हर प्लेयर का हम इंडिविजुअल डेटा रखते थे। हर प्लेयर के लिए हमें ये सोचना पड़ता था कि अगर वो वित्तीय स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसके पेरेंट्स की, तो हमें उसके लिए जूते की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, शटल की भी करनी पड़ती थी, और आगे चल के उसकी नौकरी की भी व्यवस्था हम लोगों को देखनी पड़ती थी। जी जी। लेकिन आज स्थिति हो गई कि नेशनल चैंपियन प्लेयर है, उसको पुलिस कांस्टेबल की नौकरी
ऑफर हो रही है, या फोर्सेस में उनको हेड कांस्टेबल। लड़के तो एक बार फिर भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मजबूरी है, लेकिन लड़कियों के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य है। जी जी मेरी एक खुद की ट्रेनिंग, उसका सिलेक्शन कांस्टेबल के लिए हुआ जी। मैंने उससे कहा भी ज्वाइन कर लो बेटा, लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ अपने मन के हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अच्छा व्यवस्था की कि पुलिस में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप मेडल ला रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको नेक्स्ट पोस्ट का प्रमोशन मिल जाता है। तो उसने उस चीज़ को नहीं किया, उसके साथ के लोग थे वो आगे पहुंचते जा रहे हैं उसी में, आज तक उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य बच्चों के साथ है, खासतौर से लड़कियों के साथ। अगर किसी बच्चे को बैडमिंटन में जाना है, एक बड़ा खिलाड़ी बनना है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना है, कैसे वो ट्रेनिंग ले, कहाँ जाए, वो कैसे ट्रेनिंग करे? पहले तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें उस खिलाड़ी में वो टैलेंट देखना है, उसका इंटरेस्ट देखना है, कि उसकी स्किल देखनी है, क्योंकि बॉर्न टैलेंट होता है। ये बात कोई कुछ भी कहे कि मैं सचिन तेंदुलकर दोबारा नहीं पैदा होते, विराट कोहली दोबारा नहीं पैदा होंगे, प्रकाश पादुकोण, गोपीचंद, साइना नेहवाल दोबारा नहीं पैदा होंगी। जी जी। क्योंकि इनके अंदर कुछ चीज थी जो उनके कोचेस ने और उनके पेरेंट्स ने उसको देखा, समझा, उनको ये एहसास हुआ कि हमारा बच्चा ये कर सकता है। जी जी। तो सबसे बड़ी चीज है कि माइन्यूट चेकिंग बच्चे की होनी चाहिए कि ये किस गेम में इंटरेस्टेड है। उसको डिफरेंट गेम्स में ले जाना चाहिए, जिस गेम में उसका मन करे, जहाँ पर वो इंटरेस्ट डेवलप करे, उसको वहां पर खिलाना चाहिए। हम जबरदस्ती हम सोचे कि एक इंटरनेशनल है, नेशनल चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसका बच्चा उसी गेम में जाएगा, ये मेरे को तो नहीं लगता कि ये इस पे हमें ज़्यादा जिद करनी चाहिए। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे को स्टडीज इफेक्ट होंगी 100%। अगर आपको ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है, ओलंपिक के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो इट विल नॉट टेक लेस देन 10 ईयर्स। जी जी। 10 साल एक ओलंपिक पोडियम पे पहुंचने के लिए या ओलंपिक तक जाने के लिए लगते हैं। उसके पहले कोई कहे कि मैं 3 साल में पहुंचा दूंगा, 1 साल में पहुंचा दूंगा, तो वो बहुत कठिन है। जी, जैसा आपने कहा कि भाई इतनी गलाकाट प्रतियोगिता है, बहुत कंपटीशन है, हर साल आपको अपने पदक बचाने पड़े, या प्री विनर हैं तो उसे आपको सजो के रखना है, सजो कर रखना है। जब ये तनाव इतना बढ़ जाता है तो कैसे बच्चों में मैनेज करते हैं, कैसे उनका ये तनाव कम करते हैं? आपको सच बताऊं कि मैंने तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पेरेंट्स आते हैं जी, और जब बच्चे हारते हैं तो उनको झापड़ मारते हुए देखा पब्लिकली। उसका भी रीजन हम लोगों को एक समझ में आता है कि वो बच्चे से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। जी जी जी। पैसा इतना इन्वॉल्व है कि अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, मैं दूसरे गेम के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट से लेके जी और नेशनल तक, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, 3 स्टेट खेलते हो और 4 नेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हो, तो कम से कम 5 लाख रुपए आपके पास हो तब आप खेल सकते हो। उसका रीजन क्या है? एंट्री फीस बहुत ज्यादा हो गई है। बच्चों के लिए क्या है कि सुविधाएं प्रदान करना काम पेरेंट्स का है। हाँ, पेरेंट्स मैनेजर की तरह रहें, जी जी, कोच की तरह ना रहें, क्योंकि पेरेंट्स को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है और कोच को टेक्निकल नॉलेज होती है। जी जी। मैनेजर बन के वो बच्चों को सुविधाएं प्रदान करें, उसके लिए आसान चीजें करें, जिससे कि बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़े। जी जी जी। एक सामान्य तौर पर कई बार ये बड़ा कौतूहल सा हर व्यक्ति में होता है कि भाई किस उम्र में हम बच्चे को भेजें कि एक निश्चित उम्र पर आने पर वो खिलाड़ी बन जाए। भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा 11 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल, 19 साल जी के एज ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो जो बच्चा 11 साल में जो नेशनल चैंपियन होगा जी जी, वो अगले साल 11 साल नहीं खेल पाएगा, वो 13 में पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से तो कम से कम 7 साल से बच्चे को ट्रेनिंग देना ही देना चाहिए जी। हो क्या रहा है कि ओवर ट्रेनिंग हो जा रही है। जो कोचेस 11 साल के लिए पूरी जान दिए हुए बच्चों पे, तो उनसे हम मैक्सिमम निचोड़ लेते हैं उन बच्चों से। जी जी जी। और अगर उनको सफलता नहीं मिलती तो डिमोरलाइज हो जाते हैं वो। तो मेरा ये व्यक्तिगत वो है कि बच्चे को 15 खिलाते रहना चाहिए, कंपटीशन में रखना चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, लेकिन उनको जो कंपटीशन है वो 15 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना चाहता है, जबकि खेलों में भी उतना ही भविष्य है। हमारे उन अभिभावकों को क्या संदेश देंगे कि कैसे वो खेलों में भी बच्चों को भविष्य निकाल सकते हैं? मेरा कहना है कि आप बच्चों को जरूर खिलाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है जी। उससे क्या होंगे, वो मोबाइल और टीवी से दूर रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूर रहेंगे। मैं तो अपने घर में भी देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, उनको खाना भी खाना है तो मोबाइल देख के खाएंगे। जी जी जी। 1-1 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं तो उनकी स्पीकिंग पावर खत्म होती जा रही है। बच्चे देर में बोल रहे हैं, फिर हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जी 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 उस प्रॉब्लम को लेके। जी जी। तो मेरा एक है कि बच्चे को आप खिलाइए, वो जाएगा 10 बच्चों के बीच में जाएगा, लाइन लगा के खड़ा होगा,
उसको सामाजिक चीज भी समझ में आएगी कि हमें लाइन भी लगाना है, हमें नंबर आएगा मेरा। तो मेरा ये अनुरोध है हर माता पिता से कि वो अपने बच्चों को कोई भी एक गेम जो उनकी शौक का है खेलें और उसको खिलाएं, खुद भी खेलने की कोशिश करें। तो कम से कम एक घर में एक माहौल डेवलप होता है। फॉरेन में सब यही है कि कोई माँ टेनिस खेल रही, बाप गोल्फ खेल रहा है, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई जिस स्तर के जो भी लोग हैं, जिस फिजिकल एबिलिटी के हैं, तो वो अपने आप को किसी न किसी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी क्या चीज है कि आज बच्चा हारा जी, मान लीजिए मेरा मैच हुआ, मैं आपसे हार गया, मुझको उस समय दुख हुआ, मैंने कहा अच्छा कल फिर मैच खेलूंगा, हराऊंगा। कल मैंने हरा दिया तो मेरे अंदर फिर जोश आ गया, मैं उसी लेवल पे पहुंच गया। तो ये हारने की प्रवृत्ति बहुत जरूरी है, इसके बिना समाज में जीवन बहुत कठिन है। तो इसलिए खेलों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में जी और हमारे समाज में। अभी कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे लगता है कि भविष्य में बैडमिंटन में बहुत अच्छा करेंगे? देखिए तन्वी शर्मा हैं जो कि बहुत अच्छे स्तर पे इस समय कर रही हैं। अनमोल खरब एक लड़की है हरियाणा की, वो भी बहुत बेहतर लेवल पे जा रही हैं और वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने कई विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। लगातार वे बड़े टूर्नामेंट्स में भी अपनी धमक को शो कर रही हैं। लखनऊ के सैयद मोदी टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। जी। अभी एक अनुपमा उपाध्याय हमारे उत्तराखंड की लड़की है जी, उसने भी कई जूनियर और सीनियर लेवल पे किया है। लखनऊ की एक लड़की मानसी सिंह है जी, वो भी इंडिया में कई टूर्नामेंट जीती है, अभी भी उसने हैदराबाद में एक टूर्नामेंट जीता है। इस तरह से बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। प्रियांशु रजावत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो कर रहे हैं जी। ओल्ड में श्रीकांत भी परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे जो हमारा एक उम्मीद है कि लक्ष्य सेन एक बार फिर कुछ धमाल करने की कोशिश में है जी, और आशा है कि आगे एशियन चैंपियनशिप और ओलंपिक्स में एक पदक जरूर उनके झोली में आना चाहिए। लगातार वो प्रयासरत भी हैं, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। वैसे तो आप आजकल देख ही रहे होंगे कि भाई हमारा टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम है वो गांवों तक पहुंच गया है कि बिल्कुल आखिरी वाले गांव तक आदमी अगर वो खेलता है, वो बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है, उसमें योग्यता है, तो वो आता है। कई बार जो हमारे खिलाड़ी जो 3 टियर शहरों से कहें या गाँव से, कई बार उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और कई बार वो गेम की तरफ नहीं बढ़ पाते। उन्हें लगता तो है कि हाँ वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घबराते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हर जिला स्तर पे और मेरे ख्याल से ब्लॉक लेवल पे भी स्टेडियम्स का निर्माण सरकार करा रही है जी। वो इसीलिए करा रही है कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। अगर कोई टैलेंट है और अगर आप एक सीढ़ी पे पहुंच गए, मान लीजिए आप ब्लॉक लेवल के स्टेडियम पे पहुंच गए, तो वहां आप नजर आएंगे। अगर आप में कुछ टैलेंट है तो कोई ना कोई आपको जौहरी मिल जाएगा जो आपको जिले तक ले आएगा, जिले वाला जौहरी आपको स्टेट ले जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ प्रतिभा है तो प्रतिभा सुविधा की मोहताज नहीं होती है जी। कठिन परिश्रम करते रहे, बहुत कठिन परिश्रम है खेलों में। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ देवेंद्र कौशल जी, और आपने बैडमिंटन में भारत की संभावनाएं और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इतनी ढेरों बातें बताई, साथ ही कि भाई कोई खिलाड़ी कैसे बड़ा बन सकता है या कोई बच्चा कैसे खिलाड़ी बन सकता है, ये ढेरों बातें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रोताओं, इस भेंट वार्ता के बाद अब समय है साप्ताहिक खेल समाचारों का, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं रमन प्रीत सिंह। नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। वर्तमान में चल रही T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के सेमीफाइनल की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। पहले ग्रुप से साउथ अफ्रीका और दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। 28 फरवरी को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से तो हराया, लेकिन नेट रन रेट में बाहर हो गई, जिससे न्यूजीलैंड टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले ग्रुप में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच नॉकआउट मैच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और दूसरे नंबर पर रही, जिससे अब इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। टीम ने ग्रुप 1 में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रहते हुए फिनिश किया है। टीम 4 मार्च को कोलकाता में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सेमीफाइनल मैच खेलेगी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा रन चेस करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आखिरी सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया ने 196 रन के लक्ष्य को 19.2 ओवर में हासिल कर वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया। अब टीम 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगी। ईडन गार्डन्स में जीत के हीरो संजू सैमसन रहे।
जिन्होंने नाबाद 97 रन की पारी खेलकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे टारगेट का पीछा करते हुए भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर बने। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में छठी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ 196 रन का लक्ष्य हासिल कर भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा रन चेज दर्ज किया। संजू सैमसन ने 97 रन की पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप रन चेज में भारत के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले 2016 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 82 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव भारत के लिए 50 T20 मैच में कप्तानी करने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उन्होंने 50 में से 38 मुकाबले जीतकर 81.25% का शानदार जीत प्रतिशत दर्ज किया। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाते हुए विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली के नाम T20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था। विराट ने T20 वर्ल्ड कप 2014 में 6 पारियों में 319 रन बनाए थे। फरहान ने 6 पारियों में 383 रन बनाते हुए यह रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका क्रिकेट के दिग्गज और हेड कोच सनत जयसूर्या ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के खराब प्रदर्शन और सुपर 8 में बगैर जीत के बाहर होने के बाद जयसूर्या ने यह बड़ा कदम उठाया। T20 वर्ल्ड कप में सह मेजबान श्रीलंका से फैंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन टीम का ग्राफ लगातार गिरता गया। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर युद्ध का साया मंडराने लगा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के कारण ईरान टूर्नामेंट से बायकॉट कर सकता है। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मेहदी ताज ने कहा है कि मौजूदा हालातों में नेशनल टीम का अमेरिका जाकर फुटबॉल खेलना बेहद मुश्किल है। वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई के बीच अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। ईरान को अपने तीनों मैच अमेरिका में ही खेलने हैं। ईरान के लिए स्पोर्ट्स के अलावा राजनीतिक परेशानियां भी कम नहीं हैं। ट्रंप सरकार ने ईरानी फैंस को देश में एंट्री देने से मना कर दिया है। ऐसे में ईरानी टीम का अमेरिका जाकर खुलकर खेल पाना भी मुश्किल लग रहा है। ईरान इजराइल के मामले पर इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन यानी फीफा ने कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ईरान ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया तो फीफा को फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 19वें सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम का प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप चेन्नई में शुरू हो गया है। सीएसके को अपनी कप्तानी में 5 टाइटल जिताने वाले एमएस धोनी टीम से जुड़ चुके हैं। सीएसके ने 1 मार्च को सुबह 7 बजे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी नई जर्सी भी रिवील की। नए सीजन के टीम का हिस्सा बने संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन में भी टीम की कप्तानी करने वाले हैं। सीएसके ने 2023 में आखिरी बार टाइटल जीता था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सोमवार 2 मार्च को अफगानिस्तान के भारत दौरे का कार्यक्रम घोषित कर दिया। अफगानिस्तान की टीम इस दौरे पर मेजबान भारत के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। इकलौता टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी न्यू चंडीगढ़ करने वाला है। इसके बाद 3 वनडे मुकाबले 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे। पहला वनडे धर्मशाला, दूसरा वनडे लखनऊ और तीसरा चेन्नई में होगा। अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे सीरीज में खेलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ इस हफ्ते के ये खेल समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपके लिए रुचिकर और उपयोगी रहा होगा। इजाज़त दें अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को। जय हिंद।